नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने MSME क्षेत्र को पढ़ा था, जिसमें हमने MSME क्षेत्र का वर्गीकरण देखा था, MSME क्षेत्र होता है क्या इस संबंध में देखा था, और MSME क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है उसको हमने जाना था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है MSME क्षेत्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ हैं। जैसा आप पहले से ही जानते हैं कि MSME क्षेत्र में जितनी अपेक्षा थी उतनी वृद्धि नहीं हुई, उतना विकास नहीं हुआ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कम वृद्धि हुई, कम विकास हुआ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होंगे, कुछ ना कुछ समस्याएं रही होंगी, चुनौतियां होंगी। तो उन चुनौतियों को आज हम यहाँ पर जानेंगे। पहला पॉइंट हुआ, और इस पॉइंट में आगे बढ़ने के पहले हम कल का जो आपका प्रश्न था उसको डिस्कस करते हैं। प्रश्न था आपका कि औद्योगिक गलियारे आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आर्थिक विकास या औद्योगिकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं वो। इस प्रश्न के उत्तर लिखने के पहले का बात हो रही है, मतलब बॉडी पोर्शन को लिखने के पहले आप इंट्रो देंगे, एक छोटा सा दे सकते हैं इंट्रो। इसमें बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देखो, जैसे प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर सामान्य तौर पर। ठीक है, बाकी चतुर्थ और पंचम क्षेत्र में हमको नहीं जाना है, क्योंकि सामान्य परिभाषा उसमें प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है, अगर उसका विकास होगा तो द्वितीय क्षेत्र का विकास अपने आप होता है। क्यों? देखो, हमने पढ़ा हुआ है पहले कि जब कृषि का पोर्शन हमने जब पढ़ा कि कृषि का जो क्षेत्र होता है उसको औद्योगिक विकास का क्या कहा जाता है, इंजन कहा जाता है। मतलब हमारा जो कृषि क्षेत्र जितनी ज़्यादा वृद्धि करेगा उसका उतना ही ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा, औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा, आपका निर्यात निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, आपका कच्चा माल निकलेगा। कहाँ से? प्राथमिक क्षेत्रक से। प्राथमिक क्षेत्रक से आपको कृषिगत वो बढ़ेगा, आपका अधिशेष अगर बढ़ेगा तो आपका सीधी सी बात है पूंजी बढ़ेगी, जिससे क्या होने वाला है, निवेश होने वाला है। यहाँ से आपको क्या होगा, श्रम का वो होगा, एक तरीके से विभाजन हो गया या श्रम का स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें किस में सहायक हो जाएंगी, आपके औद्योगिकरण में सहायक हो जाएंगी। और औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा और कृषि क्षेत्र का विकास होगा तो आपका तृतीय क्षेत्र मतलब कि सेवा क्षेत्र का विकास अल्टीमेटली होगा ही। ठीक है, और औद्योगिक गलियारे इस परस्पर निर्भरता के लिए उद्योग एवं बुनियादी ढांचे के प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक गलियारे क्या करते हैं, यहाँ पर विकास को संभव बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकीकरण करते हैं, बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, अब वो आर्थिक विकास में कैसे योगदान दे रहे हैं उसको देखते हैं। देखो, तो पहला तो निर्यात में वृद्धि होती है। निर्यात में कैसे वृद्धि होगी, तो मान लो आपके यहाँ पे लॉजिस्टिक्स सुधर जाए। लॉजिस्टिक मतलब जो परिवहन सेवाएं हैं, अगर उसमें सुधार होगा तो सीधी सी बात है आपका जो उत्पादन लागत है उसमें कमी आ जाएगी। और अगर उत्पादन लागत में कमी आएगी, समझो इसको, आपके यहाँ पे परिवहन सेवाओं में सुधार हो रहा है, परिवहन सेवाओं में सुधार होगा तो आपके यहाँ उत्पादन लागत में कमी आएगी। उत्पादन लागत में कमी आएगी तो हमारा जो उत्पाद है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो सिर्फ दो चीज़ों को कंसीडर करता है किसी भी उत्पाद को खरीदने के पहले, जिसमें जो प्रथम चीज़ होती है, जो प्राइमरी मोस्ट चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा कंसीडर की जाती है वो है उसका मूल्य वस्तु का। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ कंसीडर की जाती है वो होती है क्वालिटी। ठीक है, उसकी गुणवत्ता कैसी है। तो भारतीय उत्पादन में सबसे बड़ी समस्या क्या जा रही है कि ये महंगे हो जाते हैं। पर अगर आपका लॉजिस्टिक्स सुधर जाए तो उसका कहीं ना कहीं अल्टीमेटली फायदा दिखेगा कि आपके यहाँ पे लागत में कमी आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से वो आर्थिक विकास में सहायक हो सकता है। दूसरा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब सीधी सी बात है, आपके यहाँ पे अगर ये होगा, औद्योगिक गलियारे बनेंगे तो औद्योगिक गलियारे बनने के दौरान लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, औद्योगिक गलियारों का मतलब भी क्या होता है कि उसके आसपास उद्योग स्थापित होंगे। जो गलियारा बनाया गया है उस गलियारे के दोनों तरफ क्या होंगे, उद्योग स्थापित होंगे। उन उद्योगों में लोगों को क्या होगा, रोजगार प्राप्ति होगा। नए नए प्रकार के विभिन्न रोजगारों का सृजन होगा। औद्योगिक क्रांति जो 4.0 चल रही है, कौन सी औद्योगिक क्रांति चल रही है अभी, औद्योगिक क्रांति 4.0 चल रही है, 4.0 चल रही है, उसका विकास होगा तो भी कहीं ना कुछ लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, तीसरा है रसद, लॉजिस्टिक। इसमें क्या होगा, तो व्यवसायों को अपने मुख्य क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने को सक्षम बनाया जा सकता है। अब क्या होगा, लॉजिस्टिक में अगर आपका सुधार होगा, परिवहन में सुधार होगा, रसद में अगर आपके सुधार होगा तो जो उद्योग धंधे हैं वो नए नए क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। नए नए क्षेत्रों में अपने उद्योगों को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आपके यहाँ पे औद्योगिक गलियारे बनेंगे, परिवहन सेवाओं में सुधार होगा, ठीक है, उद्योगों को व्यापार करने में आसानी होगी, तो सीधी सी बात है आपके यहाँ पे निजी निवेश बढ़ेगा। यहाँ पे निजी निवेश की बात की जा रही है तो निजी निवेश बढ़ेगा। कौन सा निजी निवेश बढ़ेगा, तो दोनों प्रकार का।
निजी निवेश दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक देशी निजी निवेश, मतलब हमारे यहाँ के जो उद्योगपति वो निवेशित कर रहे हैं वहाँ पर, और दूसरा विदेशी निजी निवेश। विदेशी निजी निवेश दो तरीके से आता है, एक एफडीआई के माध्यम से आता है, एक एफपीआई के माध्यम से आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सब क्या होते हैं ये हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, जब इकोनॉमी के लेक्चर्स में आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका निवेश के अवसर बढ़ेंगे। और अगला है कि कार्यान्वयन में सुधार होगा। कार्यान्वयन में सुधार मतलब जो कार्य प्रक्रिया है उसमें सुधार होगा। कैसे होगा ये देखिए, तो औद्योगिक गलियारे के आर्थिक दीर्घकालिक लाभों में बुनियादी अवसंरचना के विकास के अलावा व्यापार और उद्योग हेतु औद्योगिक उत्पादन इकाइयों की सुगम पहुंच, परिवहन तथा संचार लागत में कमी, डिलीवरी के समय में सुधार, इन्वेंट्री लागत में कमी। मतलब अल्टीमेटली क्या है ना, जो उद्योगिक जो कार्य प्रक्रिया होती है उसमें कहीं ना कहीं सुधार हो जाएगा। देखो जैसे अब इन्वेंट्री क्या होती है, कई बार परिवहन सेवाएं अच्छी से ना हो तो इन्वेंट्री में क्या होता है, माल पड़ा रहता है, सप्लाई नहीं हो पाता। इन्वेंट्री मतलब जो भंडार गृह वगैरह में वो करके स्टोर करके रखा जाता है सामान, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, डिलीवरी सही समय पर नहीं होती, ये सब समस्याएं वहाँ पे विद्यमान रहती हैं। तो इन सब समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा। इस प्रकार से योगदान देता है। बाद में आप एक कंक्लूजन बता सकते हैं 1 से 2 लाइन में कि औद्योगिक गलियारे औद्योगिक क्रांति की चौथी लहर। ठीक है, अभी हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया था औद्योगिक क्रांति 4.0। ठीक है, औद्योगिक क्रांति 4.0 ये चौथी लहर है, में विश्व का नेतृत्व करने के प्रयासों में भारत की मदद करेंगे। इस योजना के प्रभावों क्रियान्वयन से भारत विकास की दौड़ में एक बड़ी छलांग लगा सकता है। तो ये पॉइंट आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये पूरा था आपका मॉडल आंसर। अब चलते हैं आज के आपके प्रश्न में, आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है हमारा एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियां क्या हैं। तो देखो एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियों को कुछ हिस्सों में बांट लेंगे, जैसे वित्तीय चुनौतियां क्या हैं, औपचारीकरण की चुनौतियां क्या हैं, ठीक है, तकनीकी चुनौतियां, विनियामकीय चुनौतियां या नियामकीय चुनौतियां, इसके अलावा उत्पादन संबंधी समस्याएं, भुगतान में कुछ समस्याएं, और कुछ डेटा नहीं है हमारे पास, आंकड़ों का अभाव है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आपके वित्तीय चुनौतियां कौन कौन सी हैं, वित्तीय क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं एमएसएमई सेक्टर को। तो सबसे पहली समस्या क्या है, ऋण आपूर्ति। देखो ऋण की आवश्यकता जितनी है उतना ऋण नहीं मिल पाता है। ठीक है, टोटल ऋण की जो आवश्यकता है उसका मात्र 20% ऋण ही आप क्या हो पाता है, आपूर्तित हो पाता है सरकार के डेटा के अनुसार। ठीक है, लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप ऋण प्राप्त नहीं होता। दूसरी जो समस्या आती है इसमें वित्तीय चुनौतियों में, वो ये है कि अब जब यहाँ पे इनको ऋण नहीं मिलेगा, बैंकों से ऋण आपूर्ति नहीं होगी, तो ये जो एमएसएमई सेक्टर है वो अपना कहीं और से ऋण आपूर्ति ऋण लेगा। ठीक है, वो कहीं और से ऋण कहाँ से ऋण लेता है फिर, तो एनबीएफसी से लेता है, एमएफआई से लेता है। ठीक है, एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। अब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां क्या होती हैं, देखो तो ऐसी कंपनियां जो बैंकिंग कार्य तो कर रही हैं पर जो सामान्य बैंक होते हैं उनके सभी कार्य नहीं करती। जैसे सामान्य बैंक क्या कार्य करता है, जमा स्वीकार करेगा, आपको जमाओं पे क्या देगा, ब्याज देगा, ऋण देगा तो ऋण पे ब्याज वसूलेगा, ये सब काम करता है। ये क्या करती हैं, ये सब जमा वगैरह स्वीकार नहीं करते, आपके खाता वगैरह नहीं खोलते हैं, ये सामान्य बैंकिंग काम नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो गया, आप उदाहरण समझिए इसको, मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। ठीक है, ये सब क्या होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं। तो लोग क्या है यहाँ अपनी चीज़ों को गिरवी रख करके लोन प्राप्त करना चालू करते हैं। दूसरा सूक्ष्म वित्तीय संस्थान एमएफआई जो होते हैं, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, जैसे फिनो पेमेंट बैंक वगैरह जो हो जाते हैं, ये सब आते हैं ना। बंधन बैंक भी पहले क्या होता था, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान होता था, पर बाद में उसका कैपिटल 500 करोड़ से ऊपर चला गया तो क्या हो गया, मेन बैंक बन गया। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक बन गया वो। देखो दूसरी समस्या आती है औपचारीकरण की। वित्तीय समस्याएं समाप्त हो गई, दूसरी आती है औपचारीकरण की समस्या। औपचारीकरण की समस्या का मतलब पहले समझ लो। औपचारीकरण का मतलब क्या है कि सरकार के जो नियम बने हुए हैं, सरकार के जो विभाग बने हुए हैं, वहाँ पे एमएसएमई सेक्टर के लोग जो रहते हैं, उद्योगपति जो रहते हैं, उनको कहाँ अपने किसी न किसी कार्य के लिए जाना पड़ता है, पर वो कार्यों में इतना ज़्यादा औपचारीकरण कर दिया गया है, इतना ज़्यादा वो डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया है, हर चीज़ को, प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया है, तो लोगों को क्या होती है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इससे क्या होता है, क्रेडिट गैप क्या होता है। देखो औपचारीकरण की समस्या से क्या होता है, क्रेडिट गैप का एक प्रमुख कारण क्या है, औपचारीकरण है। क्रेडिट गैप मतलब जितनी ऋण की आवश्यकता है उतनी ऋण की पूर्ति नहीं हो पा रही है, ये इससे क्या होगा, क्रेडिट गैप बनेगा। और ये क्रेडिट गैप क्यों बन रहा है, क्योंकि लोगों को औपचारीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर आप सार्वजनिक बैंक में ऋण लेने जाते हैं तो वहाँ पे पहले आपको पूछा जाएगा आप ऋण को क्यों चाहिए है, कि कितना चाहिए है, 50 कारण पूछेंगे, 50 फॉर्म भरवाएंगे। लोग इतने में क्या होते हैं, और इन सब के बीच में क्या लगेगा, आपको घूस देनी पड़ेगी, तो लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं।
दूसरा क्या है कि देश में सक्रिय कुल एमएसएमई में से लगभग 86% का पंजीकरण नहीं किया गया है। देखो हमारे देश में सक्रिय एमएसएमई लगभग कितने हैं, 2018-19 के डेटा के अनुसार 6.3 करोड़ एमएसएमई हैं, उसमें से 86% का पंजीकरण हुआ ही नहीं, मतलब वो सरकार के डेटा से क्या है, बाहर है। ये जो 6.3 करोड़ हमने पढ़ा था, ये एक अनुमानित संख्या थी, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। ये क्या है, एक अनुमानित संख्या है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। और उसमें से लगभग 86% क्या है, पंजीकृत नहीं है, मतलब सरकार के डेटा से बाहर हैं। ऐसे ही क्या है, इन्हीं 6.3 करोड़ में से क्या है, मात्र 1.1 करोड़ ही क्या है जीएसटी व्यवस्था के तहत पंजीकृत हैं। देखो जीएसटी के तहत पंजीकृत होना बहुत जरूरी है सभी के लिए, भले आपको जीएसटी फाइल भले न करना पड़े, भले आप उसमें से मापदंडों से बाहर हों, पर आपको क्या करना है, पंजीकृत होना आवश्यक है। पर पंजीकृत कितने हैं, मात्र 1.1 करोड़, ठीक है। अब इसमें भी जो 1.1 करोड़ पंजीकृत हैं, उसमें से भी जो टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, वो भी बहुत कम है, ठीक है। तो हर जगह समस्या है। आपके यहाँ पे 6.3 करोड़ एमएसएमई है, पहली बात तो अनुमानित, जिसमें से 86% तो पंजीकृत ही नहीं है, ठीक है। 86% पंजीकृत नहीं है, जो पंजीकृत है उनकी संख्या कितनी, 6.3 करोड़ के आसपास, उसमें से 1.1 करोड़ क्या है, जीएसटी में पंजीकृत हैं, और उस 1.1 करोड़ में से कुछ ही क्या भर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं। इससे क्या होता है, सेक्टर में पूरी पारदर्शिता का अभाव रहता है, ठीक है। अगली समस्या आपकी तकनीकी चुनौतियां। तकनीकी चुनौतियों में क्या है, देखो हमारे यहाँ पे जो एमएसएमई सेक्टर में जो तकनीक चल रही है, वो भी कौन सी चल रही है, पुरानी तकनीक चल रही है। अप्रचलित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। अप्रचलित प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, वो प्रौद्योगिकी जो मार्केट से बाहर हो चुकी है। क्यों, क्योंकि उसके नए वर्जन आ चुके हैं, नई जनरेशन आ चुकी है, ठीक है। जैसे पुरानी मशीनों को हमने हटा दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा नई अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं जो एआई पे काम कर रही हैं, ठीक है, रोबोटिक्स पे काम कर रही हैं। दूसरी समस्या क्या है तकनीकी में, कि अब यहाँ पे जो औद्योगिक क्रांति 4.0 है, औद्योगिक क्रांति 4.0 को औद्योगिक क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, पर हमारे यहाँ का एमएसएमई सेक्टर उस चीज़ से क्या है, अछूता है, ठीक है। अब औद्योगिक क्रांति क्या होती है, इसको समझते हैं, चारों स्टेज को समझते हैं। औद्योगिक क्रांति 1, 2, 3 और 4 आपका, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति 1 क्या हो गया, देखो औद्योगिक क्रांति जो 1 चालू हुई, वैश्विक, यहाँ पे सभी औद्योगिक क्रांति के बाद जो भी की जाए वो वैश्विक स्तर पर की जा रही है, ठीक है। तो जो औद्योगिक क्रांति 1 आई थी, वो कब आई, आपके 17वीं शताब्दी में आई लगभग, ठीक है। जो कहाँ से चालू हुई, आपके ब्रिटेन से चालू हुई, इंग्लैंड से चालू हुई, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, और 1 कैसे कहलाई हो, तो देखो उस समय उद्योग स्थापित होना चालू हुए थे, पहले एकदम जो बेसिक उद्योग स्थापित हुए आपके, ठीक है। बेसिक उद्योग मतलब लोग छोटे छोटे वीविंग मशीन लेके आ रहे हैं, वीविंग मशीन मतलब चरखा वगैरह बुनने वाला, कपड़ा बुनने वाला, ये सब चीज़ें लेके आ रहे हैं, भाप इंजन बना रहे हैं, ये सब चीज़ें किए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति 1 हो गई। औद्योगिक क्रांति 2 क्या हुई, जब आपने भारी उद्योग स्थापित करना चालू किए, ठीक है, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़ी मशीनों का आपने प्रयोग करना चालू किया। औद्योगिक क्रांति 3 क्या हो गई आपकी, जब आपने कंप्यूटर का प्रयोग करना चालू कर दिया, ठीक है, किसका प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग। और औद्योगिक क्रांति 4 क्या हो गई, जो आज की तारीख में चल रही है अभी, उसमें क्या हुआ, आपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, इन सभी तकनीकों का प्रयोग करना चालू कर दिया। आज की तारीख में क्या है, एआई का प्रयोग किया जा रहा है, डेटा का प्रयोग किया जा रहा है, रोबोटिक्स का प्रयोग किया जा रहा है, हर चीज़ रोबोट पे आधारित हो गई, एआई पे आधारित हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति 4 का पार्ट हो गया। और इस औद्योगिक क्रांति 4 से हमारा एमएसएमई सेक्टर एकदम अछूता बना हुआ है, ठीक है, उसका लाभ नहीं उठा पा रहा हो। अगली चुनौतियां हैं नियामकी चुनौतियां। नियामकी चुनौतियों में क्या है कि उद्यमियों को विभिन्न सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। देखो अब आपको कोई भी उद्योग स्थापित करना है अगर, तो सरकार के विभिन्न विभागों से आपको क्या चाहिए होगी, परमिशन चाहिए होगी। अब इस परमिशन के लिए आपको विभिन्न विभागों को क्या लगाने पड़ेंगे, दरवाजों में दस्तक देने पड़ेंगे, चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ की व्यवस्था उसके हिसाब से घूस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये समस्या हो गई। अगली समस्या क्या है, नियामकी जटिलताओं के कारण वर्तमान में भी निर्माण परमिट प्राप्त करना, अनुबंधों को लागू करना, करों का भुगतान, व्यापार शुरू करना, सीमाओं के पार व्यापार करना आदि एमएसएमई की प्रगति में एक बड़ी बाधा बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सब समस्याएं यहाँ पर विद्यमान हैं। अगली जो समस्या है वो उत्पादन की समस्या है, उत्पादन की चुनौतियाँ। देखो हमारे यहाँ पे एक चीज़ को हमने जब कल भी डिस्कस किया हुआ था, तो हमारे यहाँ पे जितना भी एमएसएमई सेक्टर है, उस एमएसएमई सेक्टर का लगभग 90% से ज़्यादा कौन सा है, कौन सी प्रकार की यूनिट है, वो सूक्ष्म यूनिट है। कौन सी प्रकार की यूनिट है, सूक्ष्म यूनिट है, एकदम माइक्रो वाली इकाइयाँ हैं, ठीक है। अब ये जो इकाइयाँ सूक्ष्म माइक्रो वाली इकाइयाँ, ये कुछ खास उत्पादन नहीं करती, एग्जैक्टली करती क्या है, तो जो दूसरे लोग सामान उत्पादित कर रहे होते हैं उसको क्या करती है, सिर्फ बेच रही होती है,
उसका क्या कर रही होती है, सिर्फ ये विक्रय कर रही होती हैं, कहीं और से क्रय करके ग्राहक को विक्रय कर देना उस चीज़ का, ये उत्पादन नहीं करती हैं। मतलब हमारे यहाँ का अधिकांश हिस्सा एमएसएमई का क्या कर रहा है, उत्पादन कार्य में तो संलग्न ही नहीं है। ठीक है, इस कारण क्या होता है, हमारे यहाँ पे उत्पादन निम्न हो जाता है। उसमें क्या है, जो एमएसएमई का जो सूक्ष्म क्षेत्र आता है उसमें क्या आती हैं आपकी जो स्थानीय दुकानें वगैरह चलती हैं, वो सब सरकार की परिभाषा में क्या है, उद्योग है वो। ठीक है, जो स्थानीय दुकानें किराना वगैरह की चल रही हैं, ये सब सरकार की परिभाषा में उद्योग होता है। अगली समस्या, भुगतान में विलंब होता है। देखो, भुगतान में विलंब दो तरीके से होता है। कैसा, पहला तो सरकारी संस्थानों से जो सहायता मिलती है उसमें विलंब होता है। दूसरा, जीएसटी रिफंड में विलंब होता है। देखो, अब सरकार को क्या है ना, पब्लिक जो उद्योग धंधे हैं उनको क्या, सबको क्या करना है, जीएसटी फाइल करना है, सभी को फाइल करना है। देखो, लेकिन सरकार ने कुछ सेक्टर्स को जीएसटी में छूट दे रखी है। देखो, फाइल, पहला पॉइंट अच्छे से याद रखना, फाइल सबको करना है। जैसे आपको टैक्स रिटर्न सभी को फाइल करना होता है, पर उस टैक्स रिटर्न, जिससे मान लो अभी 8 लाख रुपए का वो है, कैप है, ठीक है, कि अगर 8 लाख रुपए से कम की आपकी आय है सालाना तो आपको टैक्स नहीं देना है। पर ऐसा नहीं होता है, टैक्स फाइल सबको करना है। ठीक है, साल के आखिरी में जब भी वित्तीय वर्ष समाप्त होता है सब कोई टैक्स फाइल करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो इस 8 लाख के कैप के अंदर आ जाते हैं उनको उनका जो भी पैसा होता है वो क्या कर दिया जाता है, रिफंड कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, वही चीज़ जीएसटी में होती है। आपको जीएसटी में सबको रजिस्टर होना है और जीएसटी सबको फाइल करना है। अगर आप सरकार के उस कैप मापदंडों के उसमें नहीं आएंगे, मतलब कि जीएसटी का जो सरकार ने क्राइटेरिया बना के रखा है, जैसे अभी के लिए क्या है कि अगर आपका वार्षिक वो है कारोबार 20 करोड़ से कम है तो आपको जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब फाइल करना है आपको, फिर सरकार क्या कर देगी, अल्टीमेटली आपको वो रिफंड कर देगी। जैसे उदाहरण के लिए अभी एक केस हुआ था लगभग डेढ़ साल पहले, कि जो धार्मिक सांस्कृतिक संस्थान होते हैं उनको जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फाइल तो सबको करना पड़ेगा। तो इसमें केस क्या हुआ, हरमंदिर साहिब जो अपना वो है गोल्डन टेम्पल है, उसको भी जीएसटी फाइल करना पड़ता था। वो लगभग 1-1.5 साल से जीएसटी फाइल करते चले आ रहे थे। ठीक है, और उनका जो जीएसटी हुआ लगभग 200 से 250 करोड़ का हो गया था। ठीक है, फाइल करते हुए। और सरकार को अल्टीमेटली करना क्या था, चूंकि धार्मिक सांस्कृतिक संस्थान के अंतर्गत आएंगे तो उनको रिटर्न करना था, रिफंड कर देना चाहिए था, पर सरकार रिफंड नहीं कर रही थी। इसका क्या हुआ, इश्यू बना, सरकार को आनन फानन में क्या करना पड़ा, फिर रिटर्न करना पड़ा। सरकार ने बोला कि हम 10 दिन के अंदर रिटर्न किए थे, बाद में उनको रिटर्न कर दिया। ऐसा नहीं था कि सरकार का इंटेंशन नहीं था वापस करने का, पर सरकारी विभागों की प्रक्रिया के तहत तो क्या हो रहा था, लेट हो रहा था। वही चीज़ यहाँ पे भी हो गई, सरकार को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड करते भी हैं पर विलंब से करते हैं। मतलब उद्योगपति को जब आवश्यकता है पूंजी की, तब आप उसको पूंजी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। अगली समस्या है आंकड़ों के अभाव की। आंकड़ों के अभाव की, जैसे हमने ऊपर देखा कि हमारे यहाँ पे 86% जो वो हैं एमएसएमई हैं, वो सरकार के पास पंजीकृत ही नहीं, मतलब सरकार के पास किसी प्रकार का कोई डेटा होता ही नहीं है। उदाहरण के लिए समझ लिए, सरकार ने अभी एक वो लेके आई, कोरोना काल में एक योजना लेके आई कि हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको हम कुछ ना कुछ सहायता प्रदान करेंगे। सहायता प्रदान करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है, उनके बैंक खाते में पैसा देना होगा। बैंक खाते में पैसा देने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास उनका डेटा होना चाहिए। सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि एमएसएमई हमारे देश में कितने हैं, कौन कौन उसके तहत पंजीकृत है, सरकार के पास कोई डेटा ही नहीं है, क्योंकि एमएसएमई कभी पंजीकृत किया ही नहीं सरकार के पास खुद को। ठीक है, तो ये समस्या जाती है उनको सहायता प्रदान करने में इस समय, है ना। तो ये पूरा क्या था आपका एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियाँ थी। अब चलते हैं आपके आज के प्रश्न में। प्रश्न रहेगा आपका, चूंकि हमने पिछले लेक्चर्स में मेक इन इंडिया को बहुत अच्छे से डिटेल में देखा हुआ है, तो प्रश्न है आपका, मेक इन इंडिया पहल का मूल्यांकन कीजिए। आज की परिस्थितियों में आपको मेक इन इंडिया पहल का मूल्यांकन करना है, कितना सफल कितना असफल। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपका इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।